सोशल मीडिया पर एक उत्तराखंड का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मां के साथ 6 साल के बच्चे को भी जेल भेज दिया गया। जी हाँ, छोटे बच्चे को भी जेल भेज दिया गया है। विवाद है ज़मीन का, जिसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। आइए देखते हैं पूरे मामले को। क्यों इस एक्ट को एक स्ट्रॉन्ग एक्ट कहा जाता है? क्या एक डिपेंडेंट चाइल्ड को भी जेल भेजा जा सकता है कोर्ट के द्वारा? क्या बच्चा दोषी है या आरोपी है? ये मामला उत्तराखंड के न्यू टेहरी का है। मामले की तह तक जाने से पहले हम देखते हैं कि SC/ST एक्ट होता क्या है। इस एक्ट का पूरा नाम है द स्केड्यूल्ड कास्ट्स एंड द स्केड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। अगर कोई व्यक्ति SC या ST के मेंबरों के खिलाफ कोई एट्रोसिटी करता है तो उस व्यक्ति को इस कानून के द्वारा भी सजा दी जाएगी। पहले समझते हैं कि SC/ST का मतलब क्या होता है, क्या इनकी परिभाषा है, कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में इनके बारे में दिया गया है। तो जो SC/ST एक्ट है उसमें लिखा गया है कि जो SC और ST है वो संविधान के 366 आर्टिकल 366 के 24 और 25 क्लोज में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 366 को ओपन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 341 है उसमें तो स्केड्यूल कास्ट की परिभाषा दी हुई है, और जो आर्टिकल 342 है उसमें स्केड्यूल ट्राइब के बारे में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 341 को देखते हैं जो कि स्केड्यूल कास्ट के बारे में दिया हुआ है। उसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वह किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी में उसके गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद एक ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें वहाँ के किसी भी रेस को, कास्ट को, ट्राइब को वह स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब घोषित कर सकता है। ऐसी लिस्ट को पार्लियामेंट बाय लॉ से अमेंड भी कर सकती है। किसी लिस्ट में किसी कास्ट या रेस या ट्राइब का नाम हटाना हो या किसी ट्राइब या रेस या कास्ट का नाम जोड़ना हो तो वो पार्लियामेंट भी कर सकती है। लेकिन पहले पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ऐसे ही दिया हुआ आर्टिकल 342 में। आर्टिकल 342 में स्केड्यूल ट्राइब की परिभाषा दी हुई है और प्रेसिडेंट सेम प्रोसेस के द्वारा उस ऑर्डर में किसी भी रेस, ट्राइब और कास्ट को स्केड्यूल ट्राइब घोषित कर सकता है, और पार्लियामेंट उस लिस्ट को अमेंड कर सकती है बाय वे ऑफ ए लॉ। उसमें किसी भी कास्ट, ट्राइब, रेस को इंक्लूड कर सकती है और उसको एक्सक्लूड भी कर सकती है। जो आर्टिकल 341 और 342 में जिनका वर्णन है, उन लोगों को, उन जातियों को स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब कहा जाता है, और यही परिभाषा इस एक्ट में एप्लीकेबल है। आइए देखते हैं अब सेक्शन 3 जिसमें पनिशमेंट लिखा हुआ है एट्रोसिटीज़ के लिए, कि ये जो एट्रोसिटीज़ दी हुई हैं ये सब एट्रोसिटीज़, अगर ये सब एट्रोसिटीज़ करी गई किसी SC या ST मेंबर के खिलाफ, नॉन SC या ST मेंबर के द्वारा, तो ऐसी एट्रोसिटीज़ में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। हाँ, बता दें आपको कि ये एक्ट नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब हुआ कि इस केस में जो बेल मिलेगी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जज के द्वारा मिलेगी, पुलिस स्टेशन से इसमें बेल नहीं मिलेगी। जी हाँ, बेलेबल इन द सेंस कि ये कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाती है, कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनके लिए बेल एप्लीकेशन आपको एक जज के सामने लगानी पड़ती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी एट्रोसिटीज़ है। पहली एट्रोसिटीज़ कह सकते हैं कि कोई भी इनएडिबल या ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करी तो यह भी एक एट्रोसिटी माना जाएगा। ऑब्नॉक्शियस का मतलब अप्रिय या बेहुदा, या SC/ST के मेंबर्स को बेगार कराया गया, या फोर्स्ड लेबर कराई, बॉन्डेड लेबर करा गया, या उनके घर में एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा या सीवेज या कोई डेड बॉडी या कोई अदर ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस उनके प्राइमिसिस में डाल दिया, या फिर रॉन्गफुली ऑक्यूपाई कर लिया उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हमने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया या उस पर उसको कल्टीवेट करने से रोक दिया, तो ये भी एट्रोसिटी मानी जाएगी। विद इंटेंट टू कोज इंजरी, इंसल्ट और अनोयंस, अगर SC/ST के मेंबर्स को इंसल्ट करा, उनको इंजरी करी, तो उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर हमने उनका इंसल्ट करी पब्लिक में बाय वे ऑफ वर्ड्स और रिटन और स्पोकन और बाय एनी अदर मीन्स, डिसरिस्पेक्ट एनी लेट पर्सन हेल्ड इन हाई एस्टीम्स, मतलब कोई व्यक्ति जो SC या ST के मेंबर्स के लिए पूजनीय हो या उसके लिए आदरणीय हो, ऐसे किसी मृत व्यक्ति की भी अगर किसी नॉन SC/ST के मेंबर ने बेइज्जती करी या इंसल्ट करी किसी भी तरीके से, लिखित या अलिखित या मौखिक, उस चीज़ को भी एट्रोसिटी काउंट करा जाएगा सेक्शन 3 के अंदर।
देवदासी प्रथा, अगर किसी SC ST के मेंबर को देवदासी बनाया जाता है तो वह वहाँ पर भी ये वाला एक्ट एप्लीकेबल है। रॉन्गफुली डिस्पोजेस फ्रॉम हिज लैंड, गलती से, गलत तरीके से इनको उनकी ज़मीन से बेदखल करना भी इस एक्ट के लिए अंदर पनिशेबल है। कपड़े निकालना या फोर्सफुली उनको मुंडन कर देना, मूछें कटवा देना ज़बरदस्ती, मुंह पे कोई पेंट कर देना या कालिक पोत देना, ऐसा और कोई डेरोगेटरी एक्ट किसी नॉन SC ST मेंबर के द्वारा करा जाता है तो वह भी एट्रोसिटी कहलाता है। डिस्ट्रॉय, डैमेज, डिफाइज एनी ऑब्जेक्ट जनरली नोन टू बी हेल्ड सेक्रेट, कोई भी पूजनीय स्थान हो, जैसे ट्राइबल्स का कोई पूजनीय स्थान हो या SC के मेंबर्स का कोई पूजनीय स्थान हो, ऐसे पूजनीय स्थानों को कोई जाके तोड़ता है, छेड़खानी करता है या वहाँ पे कोई ऑब्सनीस एक्टिविटी करता है जो कि उन मेंबर्स को पसंद नहीं है, ऐसी भी एक्टिविटी एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंदर पनिशेबल है। कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाता है या फिर कोई मैलिशियस या झूठे केस में उनको फंसाना चाहता है या फिर कोई इंटेंशनली इंसल्ट करता है पब्लिक में, तो ऐसे में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। कई बार क्या होता है कि जो किसी एक पर्टिकुलर विलेज जो कि जिसमें SC या ST की जनसंख्या ज़्यादा हो, वहाँ से कोई नदी या नाला या जो पानी पीने का स्रोत बह रहा हो, उस ऐसे पानी पीने के स्रोत को ख़राब कर देना, वो भी एट्रोसिटी कहलाएगा। या किसी मेंबर को वोट डालने के लिए रोकना या किसी पर्टिकुलर पार्टी या व्यक्ति को वोट डालने के लिए मजबूर करना, ऐसा भी एट्रोसिटी कहलाएगा। किसी व्यक्ति को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करना, किसी भी तरीके से उसके घर से बेदखल करना भी एट्रोसिटी कहलाएगा। और इसमें एक बात यह है कि अगर ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो उसको सज़ा भी मिलेगी, उसको भी सज़ा मिलेगी, वो भी इम्प्रिजनमेंट के साथ 6 महीने से लेके 1 साल तक की सज़ा उसको भी मिल सकती है। ये तो बात हो गई एट्रोसिटीज़ की कि ये सब एट्रोसिटीज़ इस एक्ट में आती हैं। इस एक्ट में ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जो कि SC या ST से बिलोंग नहीं करता हो, वो SC या ST पे ऐसी एट्रोसिटीज़ करता हो तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन कोई SC या ST का मेंबर किसी दूसरे SC या ST के मेंबर पे कोई ऐसी एट्रोसिटी करता हो तो वो पनिशेबल तो होगा किसी अदर लॉ में, जैसे IPC में या CRPC में पनिशेबल तो होगा, लेकिन वो इस एक्ट में पनिशेबल नहीं होगा क्योंकि दोनों का सिमिलर कास्ट या सिमिलर ट्राइब हो गया। आइए देखते हैं कुछ कि जो पब्लिक सर्वेंट की क्या ड्यूटीज़ होती है। अगर वो अपनी ड्यूटी से नेग्लेक्ट करता है, अपनी ड्यूटी से भागता है ऐसे मामलों में, तो उस पर क्या कार्रवाई करी जा सकती है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर वह इस केस या ऐसे मुद्दों को लाइटली लेता है या उस पर इन्फोर्समेंट नहीं करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो उसको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। ड्यूटीज़ क्या क्या है पब्लिक सर्वेंट की, वो देख लेते हैं कि उसकी ड्यूटी है, पहले तो वो ओरली समझाए कि आपकी ये शिकायत है, उसको लिख के दे, भाई मैंने ये लिखा, आपकी ये शिकायत है। जैसे विक्टिम गया पुलिस स्टेशन, उसने अपना वाक्य सुनाया, अब वो वाक्य पुलिस वाले को लिखना है अपनी भाषा में। कई बार व्यक्ति सक्षम नहीं होता लिखने में, तो पुलिस वाला उसको लिखेगा, फिर पुलिस वाला उसके सिग्नेचर लेगा या थंब इम्प्रेशन लेगा, फिर वो FIR दर्ज करेगा। तुरंत FIR दर्ज करनी होगी, फिर उसकी एक कॉपी जो उसको अपने रिकॉर्ड में लिखनी होगी उस व्यक्ति को भी देनी पड़ेगी, उसके विटनेस की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करनी होगी, और वो इन्वेस्टिगेशन भी करेगा और चार्जशीट फाइल करेगा स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज। अगर उसको 60 दिन के अंदर FIR लिख के चार्जशीट पेश करनी होगी स्पेशल कोर्ट में या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में, अगर वो डिले करता है तो उसको लिखित में रीज़न देने पड़ेंगे कोर्ट को कि मैं 60 दिन से इसलिए ज़्यादा मैंने टाइम लगाया, उसको लिखित में देना पड़ेगा। उसको करेक्टली डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिक अरेस्ट और एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी 2018 के अमेंडमेंट के बाद। ये तो ड्यूटी थी सेक्शन 4 में। अगर ये ड्यूटी वो ढंग से नहीं निभाता तो उसको 6 से 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, 6 महीने से लेके 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 7 में बताया गया है कि जो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अक्यूज्ड हो और जो कन्विक्टेड हो गया हो इस एक्ट के अंदर, उसकी संपत्ति को कुड़क कर लिया जाएगा, उसकी संपत्ति को सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति SC या ST एक्ट में कन्विक्टेड होता है तो उसकी सारी संपत्ति, चल या अचल संपत्ति, सभी कोर्ट के द्वारा अटैच कर ली जाएगी या जब्त कर ली जाएगी। जो व्यक्ति जो अंडर ट्रायल होता है,
जैसे कि 60 दिन के अंदर कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल है, उसमें ऐसे में उसकी संपत्ति को अटैच कर लेंगे, कुड़क नहीं करेंगे, जब्त नहीं करेंगे, अटैच कर लेंगे गवर्नमेंट के साथ। अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसको फिर कुड़क कर लेंगे, अगर कन्विक्ट नहीं होता तो उसको रिलीज कर देते हैं। 2018 में सरकार एक अमेंडमेंट भी लेके आई जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिसमें ऑटोमेटिक अरेस्ट की बात करी गई थी कि विच इज़ अरेस्ट विदाउट एन एफआईआर और अ प्रायर अप्रूवल। वहाँ पर ऐसी एफआईआर करने से पहले भी विक्टिम के द्वारा बताए गए किसी अक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाता था, और ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि अक्यूज्ड जिसके खिलाफ शिकायत करी गई है, जिसके खिलाफ मुकदमा कराया गया है, वो व्यक्ति अपने अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट में अपील कर देता है कि मेरे को ऐसे आशंका है कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, कृपया मुझे बेल दे दीजिए। वह पहले ही एंटीसिपेट कर लेता है कि उसका अरेस्ट होने वाला है। लेकिन इस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल मिल ही नहीं सकती। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को वैलिड ठहराया था। अब बात करते हैं कि ये एक्ट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतना स्ट्रेंजेंट क्यों है बाकी सब एक्ट से। इसमें ऐसा क्या है कि जो बाकी सब एक्ट्स में नहीं है। पहली बात तो इस एक्ट में सबसे ज़्यादा बताया गया है क्विक रिस्पॉन्स। हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में पुलिस सिस्टम बड़ा स्लो है, या जुडिशरी सिस्टम बड़ा स्लो है, ओवरबर्डन है जुडिशरी के पास, लाखों करोड़ों केस चल रहे हैं, या पुलिस वाले भी अपने छोटे मोटे केसों पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन इस केस में पुलिस वाले पे ड्यूटी होती है, अगर पुलिस वाला इस केस को लाइटली लेगा तो उसको भी पनिश करा जा सकता है। ये फिक्स करता है अकाउंटेबिलिटी पब्लिक सर्वेंट की। अगर आपके पास कोई पर्सन आया है जो नीड चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, उसकी आपकी ड्यूटी बनती है उसकी हेल्प करने के लिए। एफआईआर मस्ट करी हुई है, इसमें एफआईआर मस्ट है। नहीं तो क्या होता है, कोई जैसे चोरी है, मर्डर है, तो उसमें प्राइमा फेशी एफआईआर नहीं करते, वो लोग पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनको लगती है ज़रूरत है एफआईआर करने की, तो फिर वो एफआईआर करते हैं। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आपको पहले एफआईआर करनी पड़ेगी, तुरंत एफआईआर करनी पड़ेगी आपको। इसमें स्पीडी ट्रायल की बात करी गई है। जी हाँ, 60 दिन के अंदर आपको चार्जशीट की दाखिल करके स्पीडी ट्रायल होगा। इसमें स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं इस एक्ट के लिए। ये एक्ट की धाराएं नॉन बेलेबल है, जिसका मतलब है कि भाई आपको जो बेल मिलेगी वो कोर्ट या जज से ही मिलेगी, पुलिस स्टेशन में आपको बेल नहीं मिल सकती। एंटीसिपेटरी बेल नहीं है इसमें। ऑटोमेटिक अरेस्ट हो जाएगा इसमें, चार्जशीट विद इन 60 डेज। ये सब जो फीचर्स है इस एक्ट को, वो इसको एनफोर्समेंट इसकी हार्ड बनाते हैं, इसका एनफोर्समेंट एक्टिव बनाते हैं, इस एक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इस एक्ट में एग्जीक्यूशन और जो उसका इन्फोर्समेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़बरदस्त है कि जरा सी भी गलती हुई तो अक्यूज्ड को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा एग्जीक्यूशन और इन्फोर्समेंट और भी लॉज का होना चाहिए, जिससे रूल ऑफ लॉ स्ट्रेंथन होगा, डेटरेंस क्रिएट होगा। आपने नोटिस किया होगा कि रेप के बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज होने के बाद भी रेप इंक्रीज हो रहे हैं। रेप लॉज का इन्फोर्समेंट SC/ST एक्ट के जैसा नहीं है। अब उत्तराखंड केस के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जज ने बोला कि भाई हमारे पास इनफ एविडेंस है आपके परिवार के खिलाफ और हम आपको जेल भेज रहे हैं। अब उस परिवार को बोला गया कि भाई आप एक बेल एप्लीकेशन भी फाइल कर दीजिए उनके एडवोकेट के द्वारा, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई हम बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे और हमें फंसाया जा रहा है, वो ये आरोप है। जबकि अगर वो बेल एप्लीकेशन फाइल करते तो शायद बेल मिल भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। अब ऐसा नहीं करा तो उनके परिवार में एक बच्चा माइनर था जो कि 6 साल का था। अब उसको वो घर वाले घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके टेक केयर करने के लिए कौन होगा, उस बच्चे के टेक केयर करने के लिए कौन होगा। तो ऐसे में द माइनर वॉज ऑल्सो सेंट टू जेल विद हिज मदर। उसकी माँ के साथ उसको भी जेल भेज दिया गया। जेल इन द सेंस वो वहाँ पे उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा उस बच्चे को। उसकी माँ तो अक्यूज्ड है, लेकिन उस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर उस बच्चे को स्कूल जाना होगा तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे, उसके स्कूल के लिए लाने ले जाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होंगे, उसके फूड के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे, उसकी पढ़ाई के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे। जी हाँ, उस बच्चे को एज ए अक्यूज ट्रीट नहीं करा जाएगा, उस बच्चे को एज ए स्पेशल गेस्ट ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि वो बच्चा माइनर है और वो दोषी नहीं है वो इस केस में एक अक्यूज नहीं है। तो ऐसे में उस बच्चे का स्पेशल ट्रीटमेंट जेल के द्वारा किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।